हेलो दोस्तों, प्रदीप साहू क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग लेकर आए हैं गुप्तकालीन भारत का पार्ट 2, क्योंकि हमने पिछले क्लासेस में सिर्फ उनके वंश के बारे में पढ़े थे। ठीक है, आज हम उनकी संस्कृति, उनकी समाज व्यवस्था, उनकी धार्मिक व्यवस्था और उनकी शिक्षा व्यवस्था और उनके साहित्य, इन सब के बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिटेल से अध्ययन करते चलेंगे दोस्तों। ठीक है, चलिए। ठीक है, वीडियो को बिना देरी करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए आपके आगामी एग्जाम CGPSC प्री, CG व्यापम के सभी जितने भी एग्जाम है व्यापम के, उसके लिए उपयोगी है। या आप चाहे जितने भी एग्जाम है हमारे इंडिया लेवल में भी, वो वहाँ के लिए भी ये भी एग्जाम आप कोई भी एग्जाम के लिए उपयोगी होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। हमारे चैनल प्रदीप साहू क्लासेस को आप सब्सक्राइब जरूर कर ले दोस्तों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हमारे। तो यह हमारा फर्स्ट टॉपिक है गुप्तकालीन संस्कृति। ठीक है, तो संस्कृति के बारे में क्या है, गुप्तकालीन में क्या क्या संस्कृति व्याप्त थी, इसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ देखिए, गुप्त वंश मुख्य रूप से वैष्णव धर्म का अनुयायी था। अनेक शासकों ने परम भागवत की उपाधि धारण की। ठीक है, इनमें क्या है, परम भागवत की उपाधि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बहुत से यहाँ के शासकों ने परम भागवत की उपाधि ग्रहण किया है। ठीक है, इस काल में देखिए तो वैष्णव धर्म चरम सीमा पर थे, परंतु शैव धर्म को भी संरक्षण दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, इस काल में विष्णु शिव संयुक्त रूप से पूजा करने की परंपरा की। मतलब विष्णु भगवान और शिव भगवान की क्या है, संयुक्त रूप से पूजा करने की शुरू की परंपरा, और इसका नाम क्या रखा गया, हरिहर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। नेक्स्ट देखिए, हिंदू धर्म की स्थापना गुप्त काल में हुई। इस काल में ही मंदिर निर्माण की परंपरा का प्रारंभ हुआ। ठीक है, मतलब अगर हिंदू धर्म की वास्तविक स्थापना की बात करें, मतलब है, तो वहाँ क्या है, ये आपका गुप्त काल है। और इसी में देखिए यहाँ पास मंदिर निर्माण की परंपरा का क्या हो, प्रारंभ यहीं से हुआ है आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ पास देखते चलेंगे प्रमुख मंदिर और उनके स्थानों के बारे में। ठीक है, तो यहाँ देखिए प्रमुख मंदिर में भीतरगांव का मंदिर का है, लक्ष्मण मंदिर कहाँ है, कानपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर देखिए पार्वती मंदिर है ना, ये नचना कुठार मंदिर बोला जाता है, नचना कुठार, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में आपको देखने को मिलेगा दोस्तों। ठीक है, फिर देखिए देरानी जेठानी मंदिर, देवरानी जेठानी मंदिर तालागांव छत्तीसगढ़ बिलासपुर में है ना। ठीक है, ये पता है आपको, बिलासपुर छत्तीसगढ़ में है करके, क्योंकि ये छत्तीसगढ़ की सबसे प्राचीन मंदिर है। ठीक है, देरानी जेठानी मंदिर है ना, जो कि सरबपुरी शासकों ने, उसकी दो देरानी और जेठानी है रानी, उन्होंने क्या है, इसको बनवाया था। ठीक है, फिर देखिए लक्ष्मण मंदिर सिरपुर में भी है, और एक भीतरगांव कानपुर उत्तर प्रदेश में भी है। तो सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर हमको पता है छत्तीसगढ़ में है ना। ठीक, कहाँ है, महासमुंद है ना। फिर देखिए विष्णु मंदिर कहाँ है, तो विष्णु मंदिर तिगवा जबलपुर मध्य प्रदेश में है, आपको एक देखने को मिलेगा। फिर देखिए बौद्ध मंदिर नालंदा बिहार। ठीक है, ये कहाँ है, बौद्ध मंदिर जो बना है, यहाँ भी मंदिर बना है, क्योंकि यहाँ सभी धर्मों का सम्मान होता था, है ना। तो यहाँ का है नालंदा बिहार, क्या है आपका, बिहार में स्थित है, नालंदा बिहार में। फिर देखिए महाबोधि मंदिर बोध गया बिहार में क्या है, इसका है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा थोड़ा थोड़ा, क्योंकि क्वेश्चन पूछ दे कि यहाँ पर कौन सा मंदिर कहाँ है और कौन सा मंदिर कहाँ है स्थित है करके। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा ये बताया गया है कि ये सभी मंदिर ईंटों से निर्मित है तथा नागर शैली में निर्मित है। ठीक है, मूर्तिकला की अगर बात करें तो सारनाथ व मथुरा मूर्तिकला रूप में हम लोग क्या हुआ, यहाँ पर विकास हुआ। बुद्ध की मूर्ति के साथ ही हिंदू देवताओं की मूर्तियाँ भी बनाई गई, मतलब बनवाई गई। ठीक है, फिर देखते हैं दोस्तों, ये सामाजिक जीवन के बारे में परिचर्चा करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि ये दास प्रथा का चरम सीमा पर पहुंचा। सती प्रथा प्रारंभ हुई 510 ईस्वी में। भानुगुप्त के एरण अभिलेख से ज्ञात होता है कि प्रथम सती होने का प्रमाण है ना, क्या हुआ, भानुगुप्त के जो मित्र थे कौन और सेनापति थे कौन, ये गोपराज। ठीक है, जो कि भानुगुप्त के सेनापति थे, कि मृत्यु पर उसकी पत्नी ने क्या किया, सती हो गया, और सती हो गई तो उसको सती उल्लेख का प्रथम सती यहीं से हुए 510 ईस्वी में। ठीक है, आपको याद रखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है सती प्रथा के प्रारंभ कहाँ से हुआ करके। ठीक, फिर देखिए पर्दा प्रथा का प्रचलन केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में था। ये थोड़ा सा क्वेश्चन में ये दे सकता है कि 2-3 टॉपिक दे देगा कि कौन सा सही है करके। पहला दे देगा दास प्रथा चरम सीमा पर थी, दूसरा दे देगा कि इसमें सती का प्रथम सती होने का साक्ष्य या उल्लेख मिलता है, दूसरा दे देगा पर्दा प्रथा का प्रचलन सभी स्त्रियों में था, ऐसे करके क्वेश्चन दे देगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बनने के चांसेस है, क्योंकि आजकल जो PSC है वो अपने थोड़ा ट्रेंड को चेंज कर रहा है ना। UPSC जैसे पूछ रहे हैं, तो UPSC आपका ऐसे ही पूछता है, तो वैसे ही पूछ सकेगा, इसलिए हम लोग इसको डिटेल में करते चल रहे हैं। ठीक है, और जहाँ से पॉइंट बन रहा है वहाँ पॉइंट बनाते चलते हैं। ठीक है, फिर देखिए
इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई, विशेषकर चंडालों की संख्या में। ठीक है, मतलब ये आपको पॉइंट टू पॉइंट याद रखना है, क्योंकि कहीं से क्वेश्चन कहीं से उठाकर दे देगा, कोई कहा नहीं जा सकता है। लेकिन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देखे चलेंगे, इसको थोड़ा थोड़ा आप ऐसे याद करते चलेंगे। ठीक है, कि दास प्रथा चरम सीमा पर था। 510 ईस्वी में प्रथम सती होने का उल्लेख मिलता है, किसकी? तो गोपराज की पत्नी की। ठीक है, फिर देखिए पर्दा प्रथा केवल उच्च वर्ग की स्त्रियों में था, और इसमें क्या है, इस काल में अछूतों की संख्या में वृद्धि हुई। ठीक है, विशेष करके इसमें चांडाल में। फिर देखिए व्यापार क्या होता था, सर्वाधिक महत्वपूर्ण व्यापारिक स्थल उज्जैन था, है ना। सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्योग की बात करें तो वस्त्र उद्योग चलता था। खील या सील, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किसी न किसी एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन पूछ देता है कि वह भूमि जो जोती नहीं जाती थी, थोड़ा सा इसको याद रखना है, जिसमें जुताई नहीं होता उसको सील या खील बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, ये रहा, है ना। फिर देखिए यहाँ है कि एक मिनट ना, हाँ यहाँ देखिए, यहाँ ये बोला जा रहा है कि गुप्त राजाओं ने सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए, जिन्हें दिनार कहा गया। तो ये क्वेश्चन बन सकता है आपका कि गुप्त राजाओं द्वारा जो सोने के सिक्के हैं उसे क्या कहा जाता है करके। ठीक है, या उसे कहा जाता है ऐसा करके ऑप्शन 2-4 दे देगा। ठीक है, फिर देखिए रेशम व्यापार क्या है, भारत और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापार का आधार होता था वहाँ। मतलब हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में, मतलब 510 ईसा पूर्व या उस समय पहले क्या है, ये भारत में और रोम के बीच महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध था। ठीक है, फिर देखते हैं गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में अगर बात करें तो गुप्त वंश की प्रशासन के बारे में अगर चर्चा करें तो यह मूल्यों से कम केंद्रित था। ठीक है, ये मूल्य नहीं है दोस्तों। ठीक है, ये आपका मौर्य है। ठीक है, मतलब ये मौर्य से क्या है, कम केंद्रित था। सम्राट की तुलना में देवताओं से की जाती थी। इनकी प्रशासन की व्यवस्था क्या थी, राजतंत्रात्मक था। मतलब राजतंत्र इसमें शासन होता है, राजा का शासन होता था। ठीक है, मतलब राजा का बेटा ही उसका क्या करेगा, शासन करेगा। ठीक है, थोड़ा देखते चलते हैं प्रशासनिक इकाई के बारे में, है ना। तो ये देखिए प्रशासनिक इकाई क्या कहते हैं, देश या राष्ट्र, इसे देश राष्ट्र भुक्ति कहते थे। इसका प्रमुख क्या होता था, ऊपरी। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इसकी सबसे बड़ी इकाई क्या है, ये आपकी सबसे बड़ी इकाई होगी प्रशासनिक इकाई। फिर देखिए उसके बाद राष्ट्र के बाद या देश के बाद क्या आता था, विषय आता था। ठीक है, विषय को विषयपति कहते होंगे, विषय के प्रमुख शासक को। और ये क्या है, उसके बाद विधि, फिर उसके बाद देखिए पेट। अब ये पेट क्या है, तो ये ग्रामों का समूह है, मतलब ग्रामों का समूह, मतलब एक ग्राम, ये ग्राम है, ग्राम सबकी शासन की सबसे छोटी इकाई कहा जाता है। और इसके शासक, इसको क्या बोलते हैं, इसके सामान्य प्रमुख को ग्रामिक बोला जाता है। ये तो सबको पता होगा, है ना, ये ग्रामिक बोला जाता है, ग्राम से ग्रामिक बन जाता है। ठीक है, और ये ग्राम का समूह क्या कहलाता है, पेट कहलाता है। और पेटों का समूह विधि, और विधि का समूह विषय, और विषय का समूह ये देश या राष्ट्र का निर्माण करता है। ठीक है, जैसे वर्तमान में गांव, गांव से फिर तहसील, तहसील के बाद जिला, जिला के बाद संभाग, संभाग के बाद राज्य, ऐसे करके बन चलते हैं ना। फिर राज्य के बाद क्या आता है, देश। उसी प्रकार ये इस समय क्रम था। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेलिंग किया गया है। तो यहाँ देखिए ये बोल रहा है कि ग्राम का मुख्य या मुखिया ग्रामिक कहलाता था। ग्राम सभा को ग्राम जनपद एवं पंच मंडली कहा जाता था। ठीक है, ग्राम जनपद या ग्राम पंच मंडली कहा जाता था। अग्रहार, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ ब्राह्मण को प्राप्त होने वाला अनुदान। तो ये आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है, क्योंकि पीएससी में हमारा जो छत्तीसगढ़ से पढ़ते हैं तो वहाँ से पूछा है कि है ना, तो क्या है करके। तो ये अनुदान देने वाला जो टॉपिक आता है ना, अग्रहार, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। ठीक है, आईएमपी हो जाता है। इस अग्रहार को आप थोड़े से स्टार मार्क के रखिएगा। ठीक है, फिर देखिए प्रमुख अधिकारी के बारे में चर्चा करें यहाँ पर। तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा महासेनापति कौन है, सेना का नेतृत्व करता था। ठीक है, फिर देखिए महाबलाधिकृत, अब बलाधिकृत मतलब सेना या छावनी का प्रमुख होता था। दंडपाशी पुलिस के प्रमुख, है ना। फिर देखिए भांडागारिक मतलब क्या है, रण भांडागारिक मतलब रण मतलब युद्ध स्थल, भांडागारिक मतलब भंडार गृह, है ना। तो कह सकते हैं कि सैन्य व वित्त सैनिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, रण भांडागारिक कहलाता था। ठीक है, फिर देखते हैं आगे चर्चा करेंगे। तो यहाँ देखिए फिर आपको मिलेगा कि आगे यहाँ पर ही मिलेगा कि महादंड नायक, तो ये न्यायाधीश था। वर्तमान का जो न्यायाधीश होता है ना, वो महादंड नायक होता था उस समय। फिर महासंधि विग्रह के रूप में बात करें तो युद्ध व शांति का मंत्री होता था। मतलब यह संधि कराता था, युद्ध को रोकने का प्रयास करता था। ठीक है, या शांति कराने का। फिर देखिए महाप्रतिहार, ये आपको देखने को मिलेगा। ये सब आपको हर एक राजा में या हर एक शासन में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, शाही महलों का रखवाला
पूर्वपाल क्या होता था? पूर्व मतलब क्या होता है दोस्तों? ये नगर होता है, तो नगर का प्रमुख अधिकारी होगा। ठीक है, चलिए फिर चलते हैं इनकी मुद्रा के बारे में चर्चा करें अगर थोड़ा सा मुद्रा और शिक्षा के बारे में। तो यहाँ देखिए इनकी मुद्रा क्या, यहाँ एक मिनट थोड़ा सा ना, यहाँ इनकी मुद्रा अगर क्या है तो ये मुद्रा क्या है? इस काल में सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, सर्वाधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। फिर देखिए तांबे के सिक्के का प्रचलन कम था, मतलब सोने के सिक्के ज़्यादा जारी किए इसलिए तांबे का प्रचलन कम हो गया। फिर देखिए सोने के सिक्के को दिनार कहा गया एवं चांदी के सिक्के को क्या कहा गया? रूपक। ये दोनों आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, सोना, दिनार, चांदी, रूपक। ठीक है, फिर देखिए शिक्षा के केंद्र के रूप में अगर देखें तो नालंदा विश्वविद्यालय शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, इसे कुमार गुप्त द्वारा बनवाया गया था। ठीक है, फिर देखिए गुप्तकालीन अभिलेख एवं उनके प्रवर्तक के रूप में देखें कि किन्होंने इसको बनवाया है या बनाया है। तो यहाँ देखिए समुद्रगुप्त के बारे में देखें तो समुद्रगुप्त का एक प्रयाग प्रशस्ति बहुत उल्लेखनीय है। इसको किन्होंने ये लिखा है आप इसके कमेंट में बताइए, क्योंकि मैंने पिछले क्लास में इसको बताया है कि प्रयाग प्रशस्ति के रचनाकार कौन है। ठीक है ना, जो कि हमारे हिस्ट्री छत्तीसगढ़ की हिस्ट्री में भी आते हैं, है ना। फिर देखिए एक एरण प्रशस्ति अभिलेख प्रशस्ति है, समुद्रगुप्त से संबंधित है। इन दोनों को आप याद रखने का प्रयास कीजिएगा। फिर देखिए एक है आपका चंद्रगुप्त द्वितीय का सांची अभिलेख। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं। अच्छा, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ये सांची अभिलेख के साथ साथ आपका क्या आएगा? ये उदयगिरी का शिलालेख और मेहरौली का प्रशस्ति, ये क्या है? चंद्रगुप्त द्वितीय से संबंधित है। कुमारगुप्त की अगर बात करें तो मंदसौर अभिलेख, विलक्षण अभिलेख, स्तंभलेख, उदयगिरी गुहालेख, ये तीनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति तो बनता ही बनता है, लेकिन यहाँ से भी बनने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, फिर देखिए यहाँ नेक्स्ट आ जाता है स्कंदगुप्त की बात करें तो स्कंदगुप्त की क्या है? जूनागढ़ प्रशस्ति और भीतरी स्तंभलेख। ये भीतरी स्तंभलेख इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ किसी न किसी एग्जाम में आया है, चाहे नेशनल लेवल का हो चाहे स्टेट लेवल के। ठीक है, फिर देखिए भानुगुप्त का ये एरण स्तंभलेख तो आपको देखना ही पड़ेगा क्योंकि ये इससे ज़्यादा संबंधित है। ठीक है, फिर देखिए गुप्तकालीन साहित्य की बात अगर चर्चा करें यहाँ पर तो यहाँ पर क्या क्या है? तो ये देखिए सर्वप्रथम गुप्त काल को श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है, ये हमको याद रखना पड़ेगा क्योंकि ये श्रेष्ठ कवियों का काल कहा जाता है क्योंकि इसी समय कालिदास जितने भी है ना, सब यही समय हुए हैं, है ना। तो इनका सबका अध्ययन करते चलेंगे, सबके जितने हमने रचना पढ़े हैं ना इतिहास के स्रोत में, वो सब रचना करता है यही, बस आपको ज़्यादा से अधिकांश आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। गुप्त काल को संस्कृत साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस समय हमारे सबसे ग्रेटेस्ट कवि जिसको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, ये किसके काल में थे? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में ये आपको कालिदास मिलेगा। ये कालिदास जब चंद्रगुप्त द्वितीय है ना वकाटक नरेश है ना, वकाटक नरेश रुद्रसेन से अपनी क्या करते हैं? पुत्री का विवाह करते हैं। तो ये कालिदास क्या करते हैं? उनकी जानकारी लेने के लिए क्या आते हैं? छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आते हैं और वहाँ पर क्या करते हैं? ये सरगुजा क्षेत्र चले जाते हैं और वहीं पर एक ग्रंथ है जिसकी रचना करते हैं, उसको बोला जाता है मेघदूतम। ठीक है, जिसमें इन्होंने वर्णन किया है कि हमारा जो छत्तीसगढ़ का सरगुजा जिला है वो क्या है? स्वर्ग का द्वार है। ठीक है, ऐसा बोला है इन्होंने। ठीक है, फिर देखिए इनकी और प्रमुख रचना में बात करें तो क्या ये शेक्सपियर कहा जाता है ना भारत का, आपको याद रखना पड़ेगा। रघुवंश, ऋतु संहार, कुमार संभवम, अभिज्ञान शकुंतलम, मालविका अग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम और उपरोक्त सभी रचना संस्कृत भाषा में है। अभिज्ञान शकुंतलम का विलियम जोन्स द्वारा 1789 ईस्वी में अनुवाद किया गया। ठीक है, ये इनकी क्या है? प्रमुख रचना है। आपको थोड़ा सा इसको याद रखना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, फिर देखिए अन्य प्रमुख रचनाकार में देखें तो विष्णु शर्मा, ये विष्णु शर्मा बहुत चर्चित है क्योंकि ये पंचतंत्र इनकी रचना है, यहाँ से क्वेश्चन बन गया है, आप इसको देख लें। ठीक है, फिर देखिए प्राचीन कालीन साहित्य में द्वितीय सर्वाधिक प्रकाशित होने वाली रचना क्या है? लगभग ये 50 भाषा में क्या है? ये रिलीज हुआ है। ठीक है, अगर बात करें रिलीज हुआ है, अभी वर्तमान देखें तो प्रकाशित हुआ है मतलब रिलीज हुआ है। ठीक है, हाँ, तो 50 भाषा में यहाँ हुआ है। पंचतंत्री की गणना संसार के सर्वाधिक प्रचलित ग्रंथ बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर की जाती है। ठीक है, बाइबिल के बाद दूसरे स्थान पर इसकी गणना की जाती है। फिर देखिए नारायण पंडित हितोपदेश इन्होंने दिया है। ठीक है, फिर देखिए शूद्रक, ये मृच्छकटिकम, चारुदत्त व्यापारी और वसंत वसन वतेसना गढ़ी का, ये थोड़ा पढ़ने में पता लग रहा है ना, वसंत वेतना है। ठीक है, फिर देखिए भाष क्या है? तो स्वप्नवास दत्तम इन्होंने लिखा है। फिर देखिए कामंदक, नीतिसार, वात्स्यायन, कामसूत्र
अमर सिंह का अमरकोश और असंग का क्या है योगाचार, महायान, सूत्रालंकार, ये क्या है इनकी प्रमुख रचना है। ठीक है, फिर देखिए और रचनाकार के यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ क्या क्या है। तो और रचनाकार के रूप में देखो बुद्ध घोष क्या है, तो इसने विशुद्धी मार्ग क्या क्या है इन्होंने बुक रचना किया है। सिद्धसेन की बात करें तो न्याय वार्ता इन्होंने क्या है अपनी बुक रचना किया है। फिर देखिए विशाख दत्त देखें तो देवी चंद्रगुप्तम इन्होंने क्या किया है रचना किया है, जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय और ध्रुव स्वामिनी या देवी के बारे में वर्णन किया है। ठीक है, फिर चंद्र गोमिन ने क्या लिखा है, चंद्र व्याकरण लिखा है। ठीक है, फिर देखते चलेंगे गुप्तकालीन शिक्षा व्यवस्था चिकित्सा व्यवस्था तो पढ़ लिए हैं, ये चिकित्सा व्यवस्था करेंगे सॉरी। फिर देखिए गुप्त काल में प्रमुख चिकित्सक निम्नलिखित रहे हैं, तो एक है वाग्भट जिन्होंने अष्टांग हृदय, ये आपको याद रखना है, अष्टांग हृदय की रचना इन्होंने किया है। धन्वंतरी क्यों है, तो एक आयुर्वेद आचार्य है जो कि वर्तमान में अगर चर्चा करें धन्वंतरी के बारे में तो हमारे छत्तीसगढ़ में है ना, छत्तीसगढ़ में क्या है आपका धन्वंतरी जेनरिक मेडिकल स्टोर खोला गया है ना। फिर देखिए सुश्रुत क्या है, भारत का पहला सर्जन है, इन्होंने ही सर्जनी का विकास किया। ठीक है, मतलब आविष्कार किया है कह सकते हैं, भारत का पहला सर्जन। ठीक है, वर्तमान में अगर देखें तो विश्व का ये इन्हीं से सीख कर या इन्हीं की वेदों को पढ़कर क्या किए हैं उन्होंने अपना आविष्कार किया है डॉक्टर्स वगैरह ने। ठीक है, फिर देखिए हमारा जो भारत है वो वैज्ञानिकों का गढ़ कह सकते हैं पुराने काल से ही। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं गुप्त काल में विज्ञान के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, तो गुप्त काल में विज्ञान में क्या क्या हुआ, तो सबसे पहले हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये आर्यभट्ट। क्यों, क्योंकि इनके बारे में हमने जब हमारे भारत में उपग्रह प्रक्षेपण शुरू किया गया तो सबसे पहले क्या है ये आर्यभट्ट नाम से उपग्रह लॉन्च किया गया था। कहाँ से, रूस से। किस सन में लॉन्च किया आप इसको याद रखिएगा, कब किया गया आप मेरे को कमेंट में बताइए। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका बताने का प्रयास करूंगा, आप इसको कमेंट करके बताइएगा कि आर्यभट्ट जो हमारा प्रथम उपग्रह हुआ था रूस के है ना, और कब हुआ था ये आपको थोड़ा सा बताना पड़ेगा। ठीक है, फिर देखते हैं इन्होंने क्या क्या रचना किया है, तो आर्यभट्टीय करके एक रचना किया है और एक रचना किया है सूर्य सिद्धांत करके। ठीक है, ये दो रचना इन्होंने किया है, आप इसको देखिएगा, बढ़िया इंटरेस्टिंग है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस आपको देखने को मिलता पड़ेगा। ठीक है, तो इन्हें दशमलव प्रणाली बीजगणित शून्यवाद का जनक कहा जाता है, मतलब ये दशमलव प्रणाली बीजगणित एवं शून्यवाद का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है, ये आपको इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर देखिए यह खगोलविद, गणितज्ञ एवं ज्योतिषविद तीनों थे। यहाँ क्वेश्चन बनता है कि आर्यभट्ट कैसे थे, तो आर्यभट्ट के बारे में क्या कौन सा कथन सही था, तो ये खगोलविद थे, ये गणितज्ञ थे, ये ज्योतिषविद थे, या उपयुक्त, तो ये तीनों थे, ऐसे करके ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर देखिए यह प्रथम नक्षत्र वैज्ञानिक भी थे, है ना, मतलब ये नक्षत्र वैज्ञानिक भी थे। कैसे थे, तो जिन्होंने ही प्रथम बार यह बताया कि सूर्य क्या है स्थिर है तथा पृथ्वी इसको चारों ओर क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, ये इन्होंने बताया। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने ये बताया कि पाई का मान कितना बताया, 3.14 क्या है बताया, और सौर वर्ष की लंबाई लगभग 365.35 दिन इन्होंने ऐसा बताया। देखिए उस समय इतना हमारा भारत देश क्या था, तरक्की कर चुका था कि पाई का मान, सूर्य स्थिर है, ये सब बताया, और इन्हीं को क्या किया विश्व के लेवल पे या हाँ विश्व लेवल पे देखें, वर्ल्ड लेवल पे देखें तो किसी और ने किया है, जिसको पता नहीं है, कमेंट में ना मेरे को पता नहीं है भाई, है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो हम बनाने का प्रयास करेंगे कि किन्होंने प्रथम बार क्या किया करके। लेकिन यहाँ भारत में अगर बात करें तो प्रथम बार इन सब ने कर चुका है। प्रथम बार इन्होंने ये बताया कि सूर्य पृथ्वी की ओर स्थिर रहता है, पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगा रही है, ये सब बता चुका है कौन, हमारे आर्यभट्ट जी ने। ठीक है, फिर देखिए इन्होंने ही ये बताया कि चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किया, मतलब इन्होंने ही यही बताया कि सर्वप्रथम चंद्र ग्रहण होता है या सूर्य ग्रहण होता है, ऐसे करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। हमारा यहाँ पर फिर इसी का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ना आर्यभट्ट आपका, है ना, इसलिए इसको डिटेल में अध्ययन करते चलेंगे। फिर देखिए चंद्र ग्रहण हो गया, ये पृथ्वी की परिधि का लगभग दूरी बताया, मतलब इन्होंने पृथ्वी की परिधि का लगभग दूरी बताया और ये बताया कि पृथ्वी गोल है, ऐसा इन्होंने बताया। तो ये देखिए हमारे भारत में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, ये आर्यभट्ट। क्योंकि अब अगर आप बात करें कि सर भारत में प्रथम आर्यभट्ट ही क्यों नाम दिया गया उपग्रह को, भारत के उपग्रह को, तो ये सब इसका रीज़न है
क्योंकि ये प्रथम गणितज्ञ है, खगोलविद है, ज्योतिषविद है, और इन्होंने सूर्य और पृथ्वी के बारे में बताया, उनकी पाई का मान बताया, मतलब हर एक चीज़ बताने की वजह से इसको क्या किया गया है, प्रथम उपग्रह इसके बारे में लॉन्च किया गया है। फिर देखिए एक नेक्स्ट आ जाता है ब्रह्मगुप्त। तो ब्रह्मगुप्त के बारे में अगर चर्चा करें तो इन्होंने रचना किया है ब्रह्म सिद्धांतिका। तो इसको क्या बोलते हैं, भारत का न्यूटन कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मैंने बताया भारत का न्यूटन। ठीक है, न्यूटन से पहले ही इन्होंने क्या कर दिया था, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, इन्होंने ये सर्वप्रथम बताया था कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती है। बस न्यूटन ने इसको थोड़ा सा अपडेट करके क्या कर दिया, इसको दे दिया, इसलिए न्यूटन को हम लोग याद करते हैं। और ये हमारे ब्रह्मगुप्त जी हैं, उनको थोड़ा सा सभी भूल गए हैं। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्या, ये वराहमिहिर। वराहमिहिर एक खगोलविद है, इन्होंने रचना किया है बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका का। ठीक है, फिर देखिए आपका नेक्स्ट आता है भास्कराचार्य। भास्कराचार्य क्या है, एक गणितज्ञ थे, इनके बारे में हम लोग मैथ्स में जब पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, थोड़ा सा सभी के बारे में चर्चा करते चलेंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को आप क्या करते चलिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को बताइए, ताकि ये आप अच्छे से अच्छे कंटेंट के साथ पढ़िए, ताकि आप CGPSC प्री और जितने भी एग्जाम हैं आप इसको क्वालिफाई करने के लिए हो सकें। ठीक है, चलिए दोस्तों हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।